हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। आज हमारा सीडीपी का 18वां चैप्टर है, जिसमें हम कार्ल रोजर्स के सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे, उनके अधिगम के बारे में पढ़ेंगे और अंत में कुछ सवालों को सॉल्व भी करेंगे। तो इससे पहले मैंने सीडीपी के 17 चैप्टर अपलोड कर चुका हूं। यदि आप वो सभी वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज हम अपना 18वां लेसन कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, कार्ल रोजर्स एक अमेरिकन मानवतावादी मनोवैज्ञानिक थे। इसका मतलब हुआ कि अमेरिका में जन्म लिए थे और एक मानवतावादी मनोवैज्ञानिक का मतलब हुआ कि हम लोग इससे पहले जितने भी अधिगम के सिद्धांत पढ़ चुके हैं, जितने भी मनोवैज्ञानिक के बारे में पढ़ चुके हैं, वह या तो गेस्टोल्टवादी थे या संज्ञानवादी थे या व्यवहारवादी थे। लेकिन कार्ल रोजर्स जो है वो मानवतावादी थे। मानव से संबंधित उन्होंने कुछ अपना सिद्धांत दिए थे, इसलिए इसे मानवतावादी अधिगम मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। इनका जन्म 1902 में हुआ था, मृत्यु 1987 में हुआ था। तो इतना हम लोग देख चुके। अब आगे देखते हैं उनका सिद्धांत के बारे में। उनका जो सिद्धांत था, उनका सिद्धांत का नाम क्या था? अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत। और दूसरा है आनुभाविक अधिगम सिद्धांत। इसे इंग्लिश में एक्सपेरिएंटल थ्योरी भी कहा जाता है। इनका सिद्धांत तीनों एक ही है, अलग अलग प्रकार से लिखा गया। हम लोग इसे याद रखेंगे। उसके बाद आगे देखते हैं, इन्हें जनक माना जाता है स्व सिद्धांत का। एक वर्ड है स्व सिद्धांत, मतलब अपना सिद्धांत हम लोग अपने से कैसे सीख सकते हैं, उसका जनक कार्ल रोजर्स को माना गया है, क्योंकि ये मानवतावादी मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया था, संप्रत्यय दिया था, उन्होंने पूर्णतः कार्यशील व्यक्ति का संप्रत्यय दिया था। ये एग्जाम में आता है, हम लोग इसे याद रखेंगे कि पूर्णतः कार्यशील व्यक्ति का संप्रत्यय कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो वो होगा कार्ल रोजर्स। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उन्होंने अधिगम को दो प्रकार से बांटा है। दो प्रकार का अधिगम, एक है संज्ञानात्मक अधिगम, दूसरा है अनुभवजन्य अधिगम। तो संज्ञानात्मक अधिगम को कॉग्निटिव लर्निंग और अनुभवजन्य अधिगम को एक्सपेरिएंटल लर्निंग कहते हैं। हम लोग आगे देखते हैं दोनों के बारे में क्या क्या है। तो संज्ञानात्मक अधिगम में, कॉग्निटिव लर्निंग में ज्ञान की बातें होती है, जैसे गणित के फॉर्मूले हम लोग याद कर लेते, इतिहास के तथ्य उससे कोई भी मतलब कि व्यवहार से संबंधित नहीं होते। इतिहास के जो तथ्य होते, भौगोलिक तथ्य, वो व्यवहार में मेरा नहीं लाया जा सकता है। इसलिए कार्ल रोजर्स ने संज्ञानात्मक अधिगम को महत्व शून्य वाला अधिगम बताया, मतलब इसका जो महत्व शून्य है। उन्होंने फोकस किया है, ज़्यादा महत्व दिया है अनुभवजन्य अधिगम पर, यानी एक्सपेरिएंटल लर्निंग पर। इसमें उन्होंने कहा है कि अनुभव की बातें होती है, ज्ञान अस्थायी रहता है, स्वयं करके सीखने पर बल देता है। इस सिद्धांत को उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण बताया है, इस अधिगम को, क्योंकि इसमें मेरा जो ज्ञान होता है वो सब दिन के लिए रहता है, अस्थायी रूप से रहता है और स्वयं करके मतलब अपने से करके सीखने पर बल देता है। तो इनका सिद्धांत यही था, बहुत ही छोटा है इनका सिद्धांत। अब हम लोग आगे चलेंगे क्वेश्चन सेट की ओर। बहुत ही छोटा लेसन होने वाला है। तो क्वेश्चन मेरा आ चुके हैं स्क्रीन पे, आप लोग देख पा रहे होंगे। कार्ल रोजर्स, पहला क्वेश्चन है कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो हम लोग पढ़े हैं अमेरिकन मानवतावादी मनोवैज्ञानिक थे, तो यहाँ आंसर मेरा 1 नंबर हो जाएगा, अमेरिका। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा दिया गया है? तो अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत हमारे कार्ल रोजर्स द्वारा दिया गया सिद्धांत है, इसलिए राइट आंसर 2 का 3 नंबर हो जाएगा। आगे चलते तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, किनका कथन है परंपरागत अधिगम में बालक कुछ समय बाद भूल जाता है लेकिन अनुभवजन्य अधिगम में नहीं? यह कथन तो हमारे कार्ल रोजर्स साहब का है। उसने ही परंपरागत अधिगम मतलब कि संज्ञानात्मक अधिगम को महत्व शून्य बताया है, क्योंकि उसमें थोड़े दिन बाद व्यक्ति भूल जाता है, लेकिन अनुभवजन्य अधिगम जो है एक्सपेरिएंटल लर्निंग है उसको महत्व दिया था, महत्वपूर्ण बताया था। तो चलिए 3 का राइट आंसर 1 नंबर हो जाएगा। आगे चलते हैं,
चौथा क्वेश्चन देखते हैं, कार्ल रोजर्स ने किस प्रकार के अधिगम पर बल दिया है? तो हम लोग को पता है अनुभवजन्य अधिगम पर बल दिया, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग पर बल दिया है। तो इस 4 का मेरा राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर, अनुभव आधारित अधिगम पर बल दिए हैं। आगे देखते हैं 5वां क्वेश्चन, कार्ल रोजर्स ने अधिगम को कितने प्रकार से बांटा है? तो कार्ल रोजर्स ने अधिगम को 2 प्रकार से बांटा है। कौन कौन प्रकार था? संज्ञानात्मक अधिगम और दूसरा अनुभवजन्य अधिगम। तो राइट आंसर 1 नंबर होगा। आगे चलते हैं, 6ठा क्वेश्चन देखते हैं, कार्ल रोजर्स किस विचारधारा के समर्थक थे? तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि संज्ञानवादी भी नहीं थे, व्यवहारवादी भी नहीं थे, लेकिन वो पहला मनोवैज्ञानिक मानवतावाद के थे। मानवतावाद उनका विचारधारा में शामिल था, इसलिए 6 का 3 नंबर राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, 7वां क्वेश्चन देखते हैं, स्व सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है? तो स्व सिद्धांत का जनक कार्ल रोजर्स, राइट आंसर 3 नंबर हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा अधिगम का कौन सा सिद्धांत बताता है कि सीखने हेतु कार्य को दोहराना आवश्यक है? तो अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत के अनुसार कोई भी काम को सीखने के लिए दोहराना आवश्यक है। 8 का मेरा राइट आंसर 1 नंबर हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन देखते हैं, पूर्णतः प्रकारशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया है? तो क्या हो जाएगा मेरा? कार्ल रोजर्स होगा। 9 का 1 नंबर राइट आंसर। आगे चलते हैं, 10वां क्वेश्चन देखते हैं, प्राथमिक विद्यालय के बालकों के लिए अधिगम के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? तो वीडियो अनुरूपण, प्रदर्शन, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, उपरोक्त सभी। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, यानी 10 का 3 नंबर। मेरा 4 नंबर इसलिए नहीं होगा क्योंकि वीडियो देख के, प्रदर्शन देख के हम लोग थोड़े दिन बाद भूल जाते हैं, लेकिन स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव जो हम लोग अपना छू के देख, मतलब कि उसको महसूस करके जो अनुभव लेते हैं, सीखते हैं, वो मेरा स्थायी रहता है। तो प्राथमिक विद्यालय के लिए जो स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव है, उसे अधिगम के लिए बेहतर माना जाता है, इसलिए 10 का राइट आंसर 3 नंबर होगा। आगे चलते 11वां नंबर क्वेश्चन, कार्ल रोजर्स के अनुसार कौन सा अधिगम स्थायी रहता है? तो स्वयं अनुभव कर, ये राइट आंसर हो जाएगा। 11 का 2 नंबर। आगे चलते 12 नंबर क्वेश्चन, अधिगम आधारित होता है, अधिगम किस पर आधारित होता है? तो अभ्यास पर आधारित होता है, प्रशिक्षण पर आधारित होता है और अनुभव पर भी आधारित होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी पर, यानी 12 का 4 नंबर राइट आंसर। आगे चलते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अधिगम हेतु उपयुक्त परिस्थितियां हैं। कौन सी परिस्थिति उपयुक्त है अधिगम के लिए? तो सीखने के उचित ढंग, प्रेरणा का योगदान, सीखने की इच्छा, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, क्योंकि ये तीनों ही सीखने के लिए उपयुक्त परिस्थितियां हैं। तो 13 का राइट आंसर 4 नंबर। आगे चलते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, समूह विधियों द्वारा सीखने का उदाहरण है। तो समूह विधि द्वारा सीखने का उदाहरण क्या है? वाद विवाद विधि, कार्यशाला विधि, विचार गोष्ठी विधि, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। आगे चलते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन हमारा अधिगम कहलाता है। तो इसको भी हम लोग याद रखेंगे। 15 का राइट आंसर 1 नंबर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का कारण नहीं है? तो भूलने का कारण देखिए, मानसिक द्वंद्व हो सकता है, पुनरावृत्ति का अभाव हो सकता है और सीखने की मात्रा भी हो सकता है, लेकिन शिक्षक की योग्यता हमारा भूलने का कारण नहीं है, इसलिए 16 का राइट आंसर 3 नंबर होगा। आगे चलते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम सिद्धांत कार्ल रोजर्स द्वारा दिया गया है? तो 4 ऑप्शन पढ़िए, कौन सा राइट आंसर होगा? राइट आंसर होगा 3 नंबर, आनुभाविक अधिगम सिद्धांत कार्ल रोजर्स द्वारा दिया गया है। आगे चलते 18वां क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन, कार्ल रोजर्स के अनुसार कौन सा अधिगम महत्वविहीन है? तो किसे महत्व नहीं दिया, महत्व को शून्य बताया गया है, तो संज्ञानात्मक अधिगम को महत्वहीन या महत्व शून्य बताया गया है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ हमारा ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया। यदि पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको रोज़ रोज़ एक वीडियो ज़रूर मिले और आप लोग अपना सीटेट और जेटेट की तैयारी बहुत अच्छे से कर सके। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।